नमस्कार। आप सभी का मैं प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा इतिहास की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और ये युद्ध अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के सुल्तान टीपू सुल्तान के मध्य 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। अभी तक हमने पढ़ा है कि अंग्रेजों और मैसूर के मध्य दो युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के बाद समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मैंगलोर की संधि के साथ हुआ था और इस संधि में, जो कि 7 मार्च 1784 ईस्वी को हुई थी, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटाने और एक दूसरे के युद्धबंदी लौटाने और एक दूसरे के प्रति मित्रता का व्यवहार करने का वादा किया था। परंतु दोनों ही शक्तियां इस संधि को मानने के लिए तैयार नहीं थी। यानी दोनों ही ताकतें दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही थी। यानी जो आंग्ल मैसूर थर्ड युद्ध का जो कारण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि दोनों ही ताकतें, चाहे मैसूर हो चाहे अंग्रेज हो, दक्षिण भारत में अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे थे ताकि वो जब भी संघर्ष की स्थिति में आए तो दूसरे पक्ष को हराकर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सके। और उसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, वो भी काफ़ी महत्वाकांक्षी था और उसका मानना था कि दक्षिण भारत में उसका सबसे बड़ा जो शत्रु है, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा शत्रु है, वो मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान है। इसलिए उसको समाप्त करना ही उनकी प्राथमिकता थी और इसी उद्देश्य से उसने मैसूर के खिलाफ युद्ध की व्यूह रचना बनाना शुरू कर दिया था। टीपू सुल्तान भी जानता था कि देर सवेरे अंग्रेजों के साथ उसकी टक्कर होगी, उसके साथ संघर्ष होगा। इसी उद्देश्य से उसने विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने शुरू किए ताकि उनसे वो सहायता प्राप्त कर सके अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उस समय कुस्तुनतुनिया में तुर्क साम्राज्य की स्थापना, ताकतवर उस समय तुर्क साम्राज्य था। 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपना राजदूत भेजकर तुर्की के से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। 1787 ईस्वी में उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के पास भी राजदूत भेजा और उससे भी सहायता प्राप्त करने का उसने प्रयास किया था। ये सारी की सारी घटनाएं अंग्रेजों को विदित थी, इसलिए अंग्रेज भी टीपू सुल्तान से नाराज थे और उसके खिलाफ संघर्ष के लिए अपनी व्यूह रचना और अपनी सैनिक शक्ति को इकट्ठा कर रहे थे। ये सारे कारण ऐसे बने कि दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार थी। और उस समय जो तात्कालिक कारण बना वो था 29 दिसंबर 1789 को ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान का आक्रमण। और ट्रावनकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। जब टीपू सुल्तान ने इस पर आक्रमण किया तब अंग्रेज़ों ने मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करने का निश्चय किया और इसी के तहत अप्रैल 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। परंतु इस युद्ध की घोषणा से पूर्व अंग्रेजों ने बड़ी ही सूझबूझ तरीके से दक्षिण भारत की दो अन्य महत्वपूर्ण ताकतों को, मराठों को और निजाम को संधि करके अपने पक्ष में कर लिया था। उन दोनों ही को ये आश्वस्त किया कि टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध में विजय के पश्चात जो राज्य विजित करेंगे उस राज्य में उनको भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। इस शर्त पर ये दोनों शक्तियां भी अपने इस देश की शक्ति मैसूर के खिलाफ जाकर विदेशी ताकत
अंग्रेजों का साथ देना तय कर लिया था। जून 1790 ईस्वी में अंग्रेजी सेना जनरल मिडोज के नेतृत्व में मद्रास से चलकर श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़ती है, परंतु टीपू सुल्तान की कुशल सैनिक व्यवस्था के आगे जनरल मिडोज कहीं नहीं टिक पाया और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को परास्त करके वापस मद्रास तक धकेल दिया था। यानी पूरे कर्नाटक को टीपू सुल्तान ने रौंदते हुए जनरल मिडोज की सेना को मद्रास तक धकेल दिया था। तब ऐसी स्थिति में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्वयं टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने का निश्चय किया और वो दिसंबर में कोलकाता से चलकर मद्रास पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के पश्चात उसने जनवरी 1791 में मराठा और निज़ाम शक्तियों से भी बात की। उनकी संयुक्त सेना को लेकर उसने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया और 21 मार्च 1791 को इनकी संयुक्त सेना ने बेंगलोर पर अधिकार कर लिया था। यहाँ से ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती है और 13 मई 1791 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर की राजधानी थी, उसको उन्होंने घेर लिया। परंतु टीपू सुल्तान की कुशल किलेबंदी के कारण अंग्रेज सेना ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की लगातार घेराबंदी के बावजूद भी वो श्रीरंगपट्टनम को जीत नहीं पाए थे और उसी समय बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें काफ़ी क्षति हुई थी और जिसके कारण उनको श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी उठाकर वापस बेंगलोर की तरफ जाना पड़ा था। यानी मई 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये जो आक्रमण थे रंगपट्टनम को विजय करने के लिए, वो एक तरह से असफल हुआ और इसके पीछे टीपू सुल्तान की कुशल किलेबंदी का ही कारण था, जिसके कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस उसमें सफल नहीं हुआ था और साथ में मौसम ने भी टीपू सुल्तान का साथ दिया था। इस बारिश के मौसम के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बार पुनः टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध का आगाज़ किया और नवंबर 1791 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया था और फरवरी 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना कोयम्बटूर से आगे बढ़ते हुए श्रीरंगपट्टनम पहुंच जाती है और पुनः श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लेती है। और ये घेराबंदी इस बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इतनी सख्त की थी कि टीपू सुल्तान को विवश होकर अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ी थी और उन दोनों के मध्य जो संधि होती है 23 मार्च 1792 ईस्वी को, जिसको रंगपट्टनम की संधि का नाम दिया गया था। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था। अंग्रेज़ों ने जो राज्य आधा राज्य टीपू सुल्तान से प्राप्त हुआ था उसमें से मालाबार, डिडिगल और बारामल अपने पास रखा। कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का दोआब का इलाका मराठों को दिया और कृष्णा नदी के आसपास का इलाका उन्होंने निज़ाम को सौंप दिया था, क्योंकि 1790 में जो संधि हुई थी मराठा और अंग्रेज़ों के साथ मराठा और निज़ाम के साथ अंग्रेज़ों की, उसके तहत अंग्रेज़ों ने इन दोनों शक्तियों को भी प्राप्त राज्य में से हिस्सा दिया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों को 3 करोड़ 30 लाख रुपए देने पड़े थे, जिसमें से आधी रकम उसने तत्काल दी और आधी रकम किस्तों में देना उसने स्वीकार किया था। इस संधि को मानने के लिए टीपू सुल्तान मानेगा, इस हेतु अमानत के रूप में उसने अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना भी स्वीकार किया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। यानी एक तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस मैसूर को लगभग जीतने की स्थिति में पहुंच गया था। फिर एक प्रश्न आता है कि आखिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो मैसूर को पूर्णतः जीतने की स्थिति में था, फिर भी उसने मैसूर राज्य को पूर्णतः समाप्त क्यों नहीं किया? वो चाहता तो मैसूर पर पूर्ण अधिकार कर सकता था, फिर भी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे जो इतिहासकार कारण गिनाते हैं
उनमें पहला कारण तो यही है कि मैसूर राज्य की स्थिति ऐसी थी कि वो मराठा और कर्नाटक राज्य के मध्य स्थित था। यदि मैसूर को अंग्रेज जीत जाते तो उनमें से कुछ हिस्सा मराठों को देना पड़ता, और इस स्थिति में मराठाओं के सीधे टारगेट में कर्नाटक आता। इसलिए एक बफर स्टेट के रूप में मैसूर को वो रखना चाहते थे ताकि मराठाओं से कर्नाटक एक तरह से बचा रह सके। दूसरा कारण था कि यदि मैसूर पर अंग्रेज सीधा अधिकार कर लेते थे तो अन्य शक्तियां जो मराठे थे, निज़ाम थे, उनको अंग्रेजों पर भय हो जाता था। उनको लगता कि अभी मैसूर को उन्होंने विजित किया है, अगला नंबर उनका भी आ सकता है, इसलिए वो ताकतें भी एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो सकती थी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मैसूर पर पूर्ण अधिकार करने पर अंग्रेजों को जो राज्य मिलता, उस राज्य में से काफ़ी इलाका मराठा और निज़ाम को देना पड़ता था, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा नहीं चाहता था ताकि उनके जो ये मित्र है वो ज़्यादा ताकतवर हो। इसलिए उन्होंने उस मैसूर राज्य पर पूर्ण अधिकार नहीं किया। जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखता है कि हमने अपने मित्रों को बिना अधिक शक्तिशाली बनाए अपने दुश्मनों को बुरी तरह से निर्बल कर दिया है। यानी उन्होंने मैसूर राज्य को तो निर्बल कर दिया, परंतु मित्र राज्य यानी मराठे और निज़ामों को भी ज़्यादा कोई बेनिफिट न मिले, इसलिए मैसूर पर पूर्ण अधिकार नहीं किया था। इस युद्ध में देखा जाए तो मराठा शक्ति अपने चरम पर थी, उनकी शक्ति, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उनका साम्राज्य भी बढ़ा था। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी। उसे मजबूर होकर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती, और इस संधि के तहत उसको आधा राज्य भी देना पड़ा, और धन दौलत में भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए देने पड़े थे। यानी बहुत बड़ा नुकसान इस युद्ध में मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान को उठाना पड़ा था। और ये विजय एक तरह से अंग्रेजों के लिए मैसूर विजय की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित हुआ था। बाद में हम देखेंगे कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किस तरह से अंग्रेजों ने मैसूर पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। यानी एक ये आधार बना था, क्योंकि इससे पहले 2 युद्धों में अंग्रेज को पराजय मिली थी। पहली मैसूर के साथ युद्ध था जिसमें उनको विजय मिली थी, और इसको आधार बनाकर उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी हुए थे।